नमस्कार प्यारे साथियों। और कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई वगैरह सही चल रही है कि नहीं चल रही है? मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी और बहुत अच्छे दशा और दिशा में होंगे। प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है, नागरिकता पूरी तरह बढ़ा करके हमने खत्म कर दिया है। जा करके 4 क्लास पड़ा हुआ है, उस क्लास को देखने के बाद ही ये क्लास आप देखेंगे ना, आपको ज़्यादा इसलिए समझ में आएगा। जो नागरिकता मास्टर ने पढ़ा रखा है, उस नागरिकता पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी के क्वेश्चंस हों, यूपीपीसीएस के हों, बीपीएससी के हों, आरओईआरओ के हों, आरएएस के क्वेश्चन हों, कोई भी क्वेश्चंस, अगर वो सिविल सेवा के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है तो सारा क्वेश्चंस आपको एक एक क्वेश्चंस की मैं एनालिसिस कराऊंगा। ये जो क्वेश्चंस है 2018 के यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि भाई कब पूछा गया है ये क्वेश्चंस, ताकि आप बेहतर आप एनालिसिस कर सको कि हाँ, नागरिकता हमने पढ़ा तो एक प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, इससे ऊपर क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, या आएंगे भी तो भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि भाई पहला वाला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? और एक क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के यूपीपीसीएस में। सब कोई जानते हैं कि भाग 2 में नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया है। किससे संबंधित बाबू? नागरिकता से संबंधित। अच्छा, अगर मैं कहूं कि भाग 2 में नागरिकता से संबंधित उल्लेख है तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक उल्लेख है। यह भी बात सही है। क्लियर इतनी बातें? अनुच्छेद 5 में क्या है? तो संविधान के लागू होने पर नागरिकता क्या है? संविधान के लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान करता है। क्या? संविधान के लागू होने के समय। और संविधान लागू कब हुआ? तो आप बताते हैं कि भाई 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। तो इतने समय तक ये नागरिकता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 6 क्या है? तो अनुच्छेद 6 है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता। पाकिस्तान से कहां? भारत जो लोग आए थे उनके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 7 क्या है? अनुच्छेद 7 आप जानते हैं कि भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए थे और फिर पुनः जो है पाकिस्तान से कहां चले आए? भारत। तो पहले भारत से कहां गए? पाकिस्तान गए, और फिर पाकिस्तान से फिर कहां आते हैं? भारत आते हैं। अब इनके लिए नागरिकता का प्रावधान, ठीक है ना। फिर उसके बाद अनुच्छेद 8 में क्या है? विदेशों में रह रहे भारतीयों के बच्चों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 9 में क्या है? अनुच्छेद 9 में एकल नागरिकता का प्रावधान है। किसका? एकल नागरिकता का स्वरूप दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि अगर आप दूसरे देश की नागरिकता धारण करते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 में आप जानते हैं क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि जो संसद है ना, संसद नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाएगी, किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाएगी उसी के आधार पर नागरिकता बनी रहेगी। उसी के आधार पर क्या? नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 में क्या है? अनुच्छेद 11 में है कि संसद नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति, इन दोनों से संबंधित कानून का निर्माण कर सकती है। तो टोटल जो पावर दी गई है वो पार्लियामेंट को दी गई है नागरिकता पर कानून बनाने की। क्या आपको मतलब कि समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। किसी प्रकार का कंटेंट थोड़ा सा आप लोग वीडियो वगैरह शेयर करें, लाइक करें, कमेंट वगैरह करेंगे तो मास्टर उत्साहित होकर के पढ़ाएगा, एक अलग लेवल की एनर्जी से पढ़ाएगा, ठीक है ना। खैर, यहां पर एक भाग 1 दिया गया है। तो भाग 1 में क्या है? हम जानते हैं कि भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब इसको हमने पूरा राज्य क्षेत्र बढ़िया से लिख लीजिए, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब समझिएगा जरा, इसको अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक हम पाते हैं और पूरा डिटेल से हमने बताया था। प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ, एक एक चीज पूरा पोस्टमार्टम करके दिया गया है, जाकर के क्लास को देखें आप, मजा आएगा, ठीक है ना। जब आप पढ़ेंगे इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, जब आप पढ़ेंगे कि इंडिया और भारत क्यों जोड़ा गया, जब आप पढ़ेंगे कि इंडिया के यूनियन और अमेरिका के फेडरल में क्या कुछ डिफरेंसेस होता है, वहां से मेंस के क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं, सब कुछ पूरा पढ़ाया गया है, जाकर के उसको देखें। संविधान का भाग 7, अच्छा भाग 7 का जो है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसका निरसन कर दिया गया है। इसमें अनुसूची 1 के खंड खा में राज्यों से संबंधित कुछ प्रावधान था, तो इसका निरसन कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा बहुत जानते रहिएगा। बाकी यहां पर संविधान का भाग क्या दिया है? ये 9 दिया है, रोमन सैनिक की
अनअकैडमी के शायद फाउंडर वगैरह हैं। ये रोमन गिनती है, तो रोमन गिनती थोड़ा सा मुझे कम आती है, पर मुझे उम्मीद है कि 9 लिखा गया है और उसके बाद 10 ऐसे कुछ लिखा जाता है, 11 शायद ऐसे कुछ लिखा जाता है और 12 शायद ऐसे कुछ लिखा जाता है, ठीक है ना। खैर, ये जो 9 है, 9 में क्या है, 9 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जुड़ा हुआ है, संविधान का भाग 9। अब इसके बाद आपको संविधान का भाग 9 का मिलेगा, क्या मिलेगा, 9 का। इसको 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से आप जोड़ सकते हैं। ये जो 9 है इसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, क्या बाबू, पंचायती राज व्यवस्था का। और जो 9 का है इसमें क्या, नगर पालिका का उल्लेख किया गया है, किसका, नगर पालिका, मतलब कि शहरी प्रशासन का उल्लेख किया गया है। ऐसे ही जब आप जाओगे ना तो आपको 9 ख मिलेगा, क्या मिलेगा, 9 ख। यहां पर सहकारी समितियों का उल्लेख है, किसका, सहकारी समितियों का उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये कहना है कि मेरा बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं था कि आपको ऑप्शन बी बता करके हट जाना, ये बिल्कुल भी मेरा उद्देश्य नहीं था। बस मेरा ये उद्देश्य था कि इस क्वेश्चन से और क्या चीजें आप पा सकते हो। तो जितना भी फैक्ट था मैंने बहुत फैक्ट को जो है पिरोया है, तो आपका रिवीजन भी लगे हाथ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, तो यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित। अभी देखिए क्या है कि जब हम, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस पर अप्रोच लिया कि चारों ऑप्शन को लेकर के हमने जो है डिस्कस किया, अब 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जाते जाते आपको ऐसा फील होगा कि यार ये तो पूरा क्वेश्चन से रिवीजन हो रहा है, इस प्रकार का आपको फील होगा, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो पहला वाला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वहीं से पूरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि संविधान के किस भाग में जो है, संविधान के कौन से जो है अनुच्छेद से संबंधित है नागरिकता, है ना, नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद। तो 5 से लेकर के हमने क्या बताया था, 11 बताया था, क्या बताया था, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। अब मैं नहीं बताऊंगा। अनुच्छेद 5 में एक बार और सुन लीजिए, संविधान के लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत जो लोग आए हैं उनके लिए नागरिकता। अनुच्छेद 7 में क्या है, एक बार भारत से पाकिस्तान गए और पुनः जो है पाकिस्तान से उनका प्रवासन कहां हुआ, भारत में हुआ, उनके लिए नागरिकता। अनुच्छेद 8 क्या है, विदेशों में रह रहे भारतीय बच्चों के लिए नागरिकता का प्रावधान, भारतीय मूल के, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 9 क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान करता है और कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश की नागरिकता धारण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या है कि संसद जो भी जो है कानून बनाएगी उसी के आधार पर नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 क्या है कि नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो किसका होगा बाबू, तो आपने बताना है वो संसद का होगा। इतनी बातें क्लियर। तो ये हमने पूरा अनुच्छेद डिस्कस किया, ठीक है। तो बाकी इसमें और कोई ऑप्शन डिस्कस करने नहीं लायक है। ये अनुच्छेद 4 है, तो हमने बताया था कि नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की क्या स्थापना, नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र को बढ़ाया घटाया जाना, क्षेत्र को घटाया बढ़ाया जाना। तो ये सब सारी चीजें अनुच्छेद आपको 3 में दिखाई पड़ेंगी। कहां पर दिखाई पड़ेंगी, अनुच्छेद 3 में दिखाई पड़ेंगी। अच्छा, ये सब सारी चीजें करता कौन है, तो अपना देश का जो पार्लियामेंट है ना वो करता है, ठीक है ना। और इस पर जो है राज्य की विधानमंडल को कोई भी अधिकार नहीं है इस पर संशोधन करने का इत्यादि विचार प्रकट करने का अधिकार है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ये सब विधेयक वगैरह लाए जाते हैं। साधारण विधेयक के माध्यम से नए राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, स्थापना वगैरह की जाती है, ठीक है ना। खैर, अब यहां पर कुछ और अनुच्छेद है, जैसे आप बोल सकते हो कि अनुच्छेद आपको एक नया मिल रहा है, अनुच्छेद 4। तो कहा जाता है कि ये जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित जो भी प्रक्रिया की जाएगी ये किसके माध्यम से की जाएगी, तो आपने बताना है ये साधारण बहुमत के माध्यम से की जाएगी। तो अनुच्छेद 368 के तहत ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इतनी बातें क्लियर, किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना। चलें आगे। अब यहां पर देखना जरा, तीसरा वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है भारत के नागरिक, अच्छा क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता रहूं कि यूपीपीसीएस 2015 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है ना। कब पूछा गया है, यूपीपीसीएस 2015 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। कह रहा है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। तो भारत में जो नागरिकता की विशेषताएं हैं उनमें से कौन सी विशेषता सही है। राष्ट्र, राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, भाई सीधी सी बात है कि भारत के में जो नागरिकता का स्वरूप है वो एकल नागरिकता का स्वरूप है। तो अगर मैं बहुत कहूं कि जो अपना प्यारा सा भारत है, इस संपूर्ण भारत के लिए किस प्रकार की नागरिकता, एकल नागरिकता,
कैसी नागरिकता बाबू? एकल नागरिकता का स्वरूप। अच्छा, ये एकल नागरिकता ग्रहण कहां से किया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। एकल नागरिकता मतलब कि वी आर इंडियन, वी आर नॉट उत्तर प्रदेशी, या वी आर नॉट बिहारी वगैरह वगैरह, नॉट अदर स्टेट्स। ठीक है ना, हम केवल केवल भारतीय नागरिक हैं, हम कोई उत्तर प्रदेशी नागरिक नहीं है, बिहारी नागरिक नहीं है। बिहारी एक प्रकार की, एक प्रकार का विशेषण है। क्या है? विशेषण, जो विशेषता बताए कि हम वहां के निवासी हो सकते हैं, वहां के नागरिक नहीं हो सकते हैं। हम पूरे भारत के नागरिक हैं। ठीक है ना। तो लेकिन जब आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में जो स्टेट हैं, जैसे कैलिफोर्निया है, जैसे और भी तमाम प्रांत है, ठीक है ना, तो उन प्रांतों की अलग नागरिकता है और केंद्र की अलग नागरिकता, मतलब कि राज्य की, केंद्र की, अमेरिका की अलग नागरिकता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। तो पहला वाला ऑप्शन आपका हटा, राज्य की एकल नागरिकता। तो राज्य पहली बात तो काटिए, आपका संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। ठीक है ना। आइए जरा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता आपका। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, किसी प्रकार का कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। यहां पर देखना जरा, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की एकल नागरिकता अपनी नागरिकता खो देगा। यहां पर कह रहा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि। तो जब आप वीडियो में देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव हमने पूरा डिटेल से बताया हुआ है कि नागरिकता को कब खोया जाता है, कब प्राप्त किया जाता है। तो एक चीज हमने बताया था, नागरिकता, ध्यान से सुनिएगा, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता एक्ट 1955 बताया था, और इसमें बताया था कि नागरिकता को प्राप्त कैसे किया जाता है और नागरिकता को समाप्त कैसे किया जाता है। क्या? नागरिकता को समाप्त कैसे किया जाता है। ठीक है ना बाबू, इतनी बातें क्लियर। नागरिकता को प्राप्त करने के लिए हमने 5 मेथड बताए थे। एक तो जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, और तीसरा पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, और चौथा देशीकरण के आधार पर, और पांचवा जो है क्षेत्र संविष्टि के आधार पर, क्षेत्र संविष्टि के आधार पर। ये 5 प्रकार से हमने बताया था कि नागरिकता की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। बाकी डिटेलिंग चाहिए तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास देखें। फिर उसके बाद नागरिकता की समाप्ति हमने 3 प्रकार से मेनली बताई थी, और इस 3 प्रकार में हम, आप जानते हैं कि एक तो था उसमें नागरिकता का परित्याग करने पर। क्या? नागरिकता का क्या? परित्याग करने पर। मतलब कि जब हम अपने पूरे होशो हवास और पूर्ण क्षमता और पूर्ण आयु के साथ हम अपनी नागरिकता का ही त्याग कर दें तो नागरिकता समाप्त हो सकती है। दूसरा कि जब हम नागरिकता की, एक होता है नागरिकता की समाप्ति। क्या बाबू? नागरिकता की समाप्ति। और नागरिकता की समाप्ति क्या? जब हम दूसरे देश की नागरिकता, दूसरे देश की क्या करें? नागरिकता ले लें। दूसरे देश का हम नागरिकता ले लें तो उस कंडीशंस में भी हमारी नागरिकता क्या हो जाएगी? भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और फिर एक तीसरा है नागरिकता से वंचित किया जाना। क्या है बाबू? नागरिकता से वंचित किया जाना। और नागरिकता से वंचित किस कंडीशंस में नहीं किया जा सकता है, किस कंडीशन में किया जा सकता है? पहली बात तो आप जानें कि नागरिकता से वंचित करने का अधिकार किसका है, तो आपने बताना है साहब केंद्र सरकार का है। किसका बाबू? केंद्र सरकार का है। ठीक है ना। अभी समझना जरा, हमने बताया कि नागरिकता 5 प्रकार से प्रदान की जाती है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और क्षेत्र संविष्टि के आधार पर। पूरा डिटेल से हमने बताया हुआ है। अब यहां पर एक चीज अगर आप देखेंगे कि जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर जिस व्यक्ति का यहां पर जन्म हुआ हो उस व्यक्ति की नागरिकता नहीं समाप्त हो सकती है। केवल केवल एक ऐसी नागरिकता जो जन्म के आधार पर नागरिकता है, उस नागरिकता पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। उसको फांसी की सजा सुना दी जाएगी, आजीवन कारावास हो सकता है, पर जन्म के आधार पर नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती है। बाकी यहां पर वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, या क्षेत्र संविष्टि के आधार पर, मतलब कि कोई क्षेत्र मिला लें, उस क्षेत्र में जितने भी लोग थे उनको हम नागरिकता दे दें, इंडियन नागरिक बना दें। तो ये जो 4 नागरिक हैं, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र संविष्टि, इनकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो नागरिकता से वंचित किया जा सकता है किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किन से संबंधित? ये चारों से संबंधित। क्लियर बात। अब एक चीज समझना जरा, अगर इसमें कहा गया है कि भाई बिना वो जो है भारत की सूचना के जो है 7 वर्ष भारत से बाहर रहे, कोई भी व्यक्ति है नागरिकता प्राप्त किया बिना सूचना के भारत से बाहर जो है 7 वर्ष रहता है। फिर उसके बाद अगर उसने क्या किया, दूसरे देश की नागरिकता धारण कर ली, उस स्थिति में भी अगर उस व्यक्ति ने क्या किया कि हमारे जो शत्रु देश हैं, हमारे जो क्या है शत्रु, शत्रु कैसे लिखा जाए? ऐसे, ठीक है ना। हमारे जो शत्रु, शत्रु मतलब कि जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है, अब वो ससुरा पाकिस्तान का पक्ष खींचने लगे, उस कंडीशंस में भी भारतीय नागरिकता उसकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा, अगर कोई मान लेते हैं कि मुसलमान, समझिएगा,
एक व्यक्ति है जिसने जो है वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण या क्षेत्र संविष्टि के आधार पर उसने नागरिकता प्राप्त कर रखी है, तो उस स्थिति में उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। लेकिन जन्म के आधार पर कोई किसी मुसलमान भाई का अगर जन्म यहां पर हुआ होगा, अगर और उस स्थिति में अगर इंडिया पाकिस्तान का जो है मान लीजिए युद्ध भी हो रहा है और वो विरोध भी कर रहा है, मतलब कि सपोर्ट पाकिस्तान का कर रहा है, उस स्थिति में भी उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जन्म के आधार पर अगर उसकी नागरिकता है तो हमारे यहां जैसे नहीं है मुस्लिम भाई 18-19% के आसपास कितने हैं वो मुसलमान हमारे देश के निवासी, हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन अगर कहे कि कोई भी अदर मुस्लिम, अगर हिंदू कोई भी हो, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, अगर वो जो व्यक्ति है इन 4 प्रकारों से नागरिकता प्राप्त किया हुआ है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, सपोर्ट पाकिस्तान का करता है, उस कंडीशंस में उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर। अब एक काम समझना, हमने एक चीज और भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो नागरिक बनता है तो पिछले 5 सालों में 2 साल की सजा किसी विदेशी देश ने दे दी हो तो भी नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। और इसके अलावा एक चीज और भी बताया था कि अगर संविधान का अनादर भी किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा तो भी नागरिकता उसकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके आधार पर नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, नागरिकता समाप्त। अब एक काम करना, जरा अपने क्वेश्चंस को आप पढ़ना, अपने क्वेश्चंस को, और एक जो क्वेश्चंस दिया गया है ये यूपी पीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चंस है, जरा देखना जरा क्या कह रहा है। यहां पर ये कह रहा है क्वेश्चंस में कह रहा है कि हम भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, मतलब यदि भारतीय नागरिकता का परित्याग, तो एक तो कारण हमने बताया ही था, पहला वाला कारण कि परित्याग करने पर, दूसरा समाप्ति मतलब कि दूसरे देश की नागरिकता लेने पर, और तीसरा जो है वंचित किया जाना। फिर स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता, ऑफ कोर्स बिल्कुल। फिर उसके बाद किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है। सानिया मिर्जा ने किया था ना, किससे, सोहेल खान से, किससे किया था, नहीं शोएब अख्तर से किया था, शोएब मलिक से शायद किया था, ठीक है ना, जो भी है यार, है ना। तो हम तो सानिया मिर्जा को जानेंगे, उसके पति को क्यों जानेंगे यार, अपने लिए तो इमोशन सानिया मिर्जा के प्रति होगा। तो सानिया मिर्जा ने जिससे भी शादी किया, शोएब मलिक से या किससे, तो उस कंडीशन में जब तक सानिया मिर्जा पाकिस्तान की नागरिकता नहीं लेती तब तक उनका इंडियन सिटीजनशिप बना रहेगा। और उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी। उनको इस बात का डर था कि साला खुरापाती देश है और यहाँ के लोग ससुरा खुरापाती होती। इमोशन में आकर के उस बच्ची ने जो है जा करके, बच्ची में नहीं बोलूंगा इसलिए कि वो पूरी क्षमता और योग्यता के साथ हैं, और उन्होंने इमोशन में आकर के, हो सकता है प्यार में आकर के उन्होंने शादी कर ली हो। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उसको समझना चाहिए कि उसकी 3 बीबियां और भी थीं, और एक पढ़ी लिखी और एक जागरूक और एक इंटरनेशनल लेवल की महिला अगर इस प्रकार का जो है कदम उठाती तो मुझे लगता है कि देश के लिए बेइज्जती और दुर्भाग्य की बात होती है। लेकिन फिर आती है कि हमारे संविधान भी आते हैं बीच में कि राइट ऑफ प्राइवेसी का मैटर आता है, आर्टिकल 21 का भी मैटर आता है, सुप्रीम कोर्ट का पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस भी आता है ना। तो महिला सुप्रीम कोर्ट जाएगी और बोले कि दिस इज माई फंडामेंटल राइट और दिस इज माई प्राइवेसी, दिस इज माई प्राइवेट ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21, है ना। तो वो कई प्रकार के फिर बहाने बना करके शादी करेगी और फिर उसकी शादी जो है तलाक के रूप में तब्दील होगी। खैर, किसी अन्य देश से के नागरिक से विवाह करता है, विवाह कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, जब तक नागरिकता वहां की ना ले। तो एक कारण नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, एक कारण नहीं होगा, ये दोनों कारण होंगे नागरिकता खोने के। फिर उसके बाद सरकार की आलोचना करना। अरे भाई, सरकार की आलोचना करना मतलब लोकतंत्र की आलोचना नहीं, सरकार की आलोचना करना मतलब देश की आलोचना करना नहीं, सरकार की आलोचना करना मतलब कि जो है राष्ट्र के खिलाफ एकता, अखंडता और संप्रभुता पर किसी प्रकार का घात नहीं। सरकार की आलोचना मतलब तो सिर्फ इतना है कि सरकार अपने पदकर्मों पर अच्छे से नहीं चल रही है या अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर रही है, जिससे हमारा लोकतंत्र बाधित हो रहा है, जिससे हमारा सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाधित हो रहा है, जिससे हमारी विकास धारा बाधित हो रही है, जिससे असमानता फैल रही है, जिससे राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, जिससे गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, सरकार की आलोचना नहीं करेंगे तब का उसके तलवे चाटेंगे, और तलवे अगर आप चाट रहे हैं तो अंधभक्ति से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मैं कह सकूंगा, ठीक है ना। तो सरकार की आलोचना करना बिल्कुल नहीं, काटिए इसको। तो केवल 2 प्रकार, 1 और 2 के माध्यम से जो है नागरिकता समाप्त हो सकती है। अब यहां पर देखना ऑप्शन क्या है आपका, 1 और 2, सी मान लीजिए, ठीक है ना। ये यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल
एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। बिल्कुल बात सही है कि भारत में, देखिए जरा, ये कब का क्वेश्चन है? यूपीएससी का क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है 2021 का। जो भी आईएएस के क्वेश्चन होते हैं, उन आईएएस के क्वेश्चंस में थोड़ा सा शब्दों को हेर फेर कर लेता है, बाकी क्वेश्चंस बड़ा आसान होता है। यहां पर कह रहा है कि एक ही नागरिकता को अगर केवल बोलता एकल नागरिकता, क्या? एकल नागरिकता। तो बच्चे सुनते रहते हैं कि एकल नागरिकता, और अधिवास को बोलता एक ही अधिवास, मतलब कि संपूर्ण भारत, क्या? संपूर्ण भारत में वो जो है रहता हो, तो संपूर्ण भारत में अधिवास करता हो और उसकी एकल नागरिकता हो, तो यही तो फिट बैठेगा। यही क्या बैठेगा? फिट बैठेगा। तो ये तो बात सही है। क्या है? कि भारत में एकल नागरिकता और संपूर्ण भारत की हो, जो जो क्या है, एक संपूर्ण भारत की हो। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो हमारे यहां ये कह रहा है कि राष्ट्राध्यक्ष इन द सेंस राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं होता है। जब हम आपको जो है संसदीय शासन प्रणाली पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि हमारे यहां दो प्रकार के लोग हैं। एक राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख है और एक अनौपचारिक प्रमुख है। एक सरकार का प्रमुख है, एक संविधान का प्रमुख है। एक राष्ट्र का प्रमुख है और एक जो है सरकार का प्रमुख है। जो सरकार का प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा, जो मंत्रिमंडल का प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। लेकिन जो औपचारिक प्रमुख होगा, राष्ट्र का प्रमुख होगा, और जो राज्य का प्रमुख अगर पूछे वो होगा, जो औपचारिक प्रमुख होगा वो कौन होगा? राष्ट्र का राष्ट्रपति होगा। तो जो राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है, हमारे यहां अगर कोई पाकिस्तानी आकर के यहां पर नागरिकता धारण कर ले तो वो भी हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब कि ये नहीं कि जन्म यहां लेना जरूरी है, ऐसा कोई भी कंडीशंस नहीं है। लेकिन अमेरिका में ये है कि वहां पर जन्म लेना जरूरी है। वहां का पहली बात तो आप नागरिक हो, आपके माता पिता। दूसरी बात, आपके माता पिता से आप पैदा हुए हो। नागरिकता मतलब कि अमेरिका में ही आप पैदा हुए हो, कहीं और पे भी नहीं पैदा होना। अमेरिका में ही जब आप जन्म के आधार पर पैदा हुए हैं तो वहां पर आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। मतलब कि दुर्भाग्य की बात, हम लोग अमेरिकी नागरिकता खो चुके हैं कि जीवन में अमेरिकी नागरिकता अब जो है नहीं, हम लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वहां अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए वहां पर जन्म लेना जरूरी है, जो कि हमने खो चुका है। ठीक है ना? खैर, तो यहां पर मैं क्या बता रहा था? केवल राष्ट्राध्यक्ष वही बन सकता है जो जन्म से नागरिक हो। नहीं, ऐसा कोई नहीं। तो इसको काट लीजिए। अब जब इसको आप काटेंगे तो दो इसमें है, दो इसमें है, दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं की जा सकती नागरिकता से। अभी अभी मैं चिल्ला चिल्ला करके बताया क्यों नहीं की जा सकती। जन्म के आधार पर नागरिकता वंचित नहीं की जा सकती, बाकी देशीकरण, पंजीकरण, क्षेत्र समविष्टि, है ना, और और वंश के आधार पर नागरिकता का मतलब एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी काटिए। तीन जब आप काटेंगे तो तीन भी यहां पर भी कटा, तो आपका केवल एक ऑप्शन होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना? चलें आगे। ये आपका आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्ड धारक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय कार्ड धारक प्रवासी भारतीय रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हर नहीं है? अर्हर मतलब कि योग्य नहीं है। अब जब आप पढ़े होंगे तो ओसीआई हमने पढ़ाया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हमने पढ़ाया था। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हमने कहा था एक 2005 में इसका प्रावधान लाया गया था, और इसको 2015 में क्या किया गया? पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों को मिला करके एक ओसीआई कार्ड जारी किया गया। और एक कौन होते हैं? ये भारतीय मूल के लोग होते हैं। ये मतलब कि सीधी सी बात है कि भारत के ही मूल निवासी थे, ये जाकर के विदेशों की नागरिकता ले लिए। बस इतना ही समझना, ये भारतीय मूल के हैं। मतलब कि भारत में किसी समय नागरिक थे, इनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी वगैरह वगैरह। अब इनके दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, ये जाकर के विदेशों में रह करके विदेशी नागरिकता ले लिए। तो इनके जो पोती पोता होंगे, लड़का लड़की वगैरह, तो ये क्या कहलाएंगे? ओसीआई के भी कह सकते हैं इनको, और इनको क्या कह सकते हैं? पीआईओ भी कह सकते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के जो है, अमेरिकी नागरिक, ब्रिटिश नागरिक, फ्रांसीसी नागरिक वगैरह वगैरह, जहां की भी वो नागरिकता ली। अब इनके लिए ओसीआई कार्ड जारी किया गया, क्या? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय नागरिकता। और समुद्र पारीय नागरिकता क्या होता है? आप सिंपल सी भाषा समझिए कि वह व्यक्ति जो संविधान के लागू होने के समय और संविधान के लागू होने के पश्चात भारत की नागरिकता
लेने के योग्य रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, ओसीआई कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कई प्रकार के जो है राहत देते हैं, आजीवन वीजा इसको हमने जारी किया, इसके अलावा शैक्षणिक सेवाओं का अलग प्रकार का कोटा जारी किया, फिर उसके बाद वित्तीय एवं आर्थिक जो है मामलों में इसको जो है रियायत दी गई। हालांकि इसको एग्रीकल्चर लैंड खरीदने का अधिकार नहीं है, सिविल और राजनीतिक अधिकार नहीं है, ना तो किसी संवैधानिक पद पर ये नियुक्त हो सकता है, ना तो वोटिंग कर सकता है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ नहीं। अब जरा यहां पर देखना, जरा एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हों, यहां पर क्या अभी एक चीज और समझिए जरा, जो ओसीआई है, यहां पर ओसीआई को मास्टर ने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दो देशों के जो निवासी होंगे इनको ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वाला कार्ड नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। अब पढ़िए जरा ऑप्शन, एक अवयस्क बच्चा, मतलब कि जो अवयस्क है, अभी एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है। अरे भाई, अवयस्क बच्चा भारतीय, उसके अभिभावक मतलब माता पिता भारतीय नागरिक हैं तो उसको नहीं मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी। तो अरहर होगा, एक पूछ रहा अरहर नहीं होगा मतलब योग्य नहीं होगा, तो ये अरहर होगा। अभी ऐसे क्रॉस कर लीजिएगा, गलत ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका वही ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। अरे भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, नागरिक है भारतीय, वो जाकर के अमेरिका में लव मैरिज कर लिया, विदेशी मूल की है वो, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी, उसको ऑफ कोर्स मिलेगी, तो इसको भी मिलेगी, ठीक है ना। फिर वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान में प्रवास हो गए, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए। तो पाकिस्तानी अगर प्रवासी होंगे और पाकिस्तानी प्रवासियों को आप सोचे कि हम ओसीआई कार्ड जारी कर देंगे, तो ये नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु हाँ, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु उसके पितामही मातामही ये संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। और जब भारतीय नागरिक थे, इनके परपोता और परपोती जो भी होंगे इनको नागरिकता दी जाएगी यार, क्योंकि ये भारतीय नागरिक थे, भारतीय मूल के थे, है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। तो केवल सी ऑप्शन नहीं सही है कि पाकिस्तान के जो है अगर प्रवासी हैं तो उनको ओसीआई कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। चलें, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया 2016 में क्वेश्चन। यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है, और एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, यूआईएस का क्वेश्चन है 2005 का। कह रहा है कि भाई नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर के 371 आई तक ए अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 371 में स्पेशल प्रावधान किया गया है राज्यों के लिए, तो ये बात सही है, ठीक है ना। इसको हम स्पेशल प्रावधान पूरी तरह बताएंगे। तो ये बात सही है कि इसमें जो है अनुच्छेद 371 ए से लेकर के आई तक स्पेशल प्रावधान किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र मतलब कि संघ और राज्य है, किंतु नागरिकता एक ही है। भैया नागरिकता इंडिया में एक ही है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। क्या है? दोहरी नागरिकता। संघ की अलग है, राज्य की अलग है। तो इसको गलत काट लीजिए। अब जब इसको गलत काटेंगे, दो इसमें भी है, और चलिए एक ऑप्शन आपने इलिमिनेट किया, एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो एक ऑप्शन जब आपका सही होगा तो एक इसमें नहीं, इसको भी काट दीजिए। अब आपको एक और एक 3 में लड़ाई है, ठीक है ना। आइए जरा, कोई भी व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, देशीकरण मतलब समझ रहे हैं ना, प्राकृतिक माध्यम से जो देश का नागरिक बना हुआ है। और प्राकृतिक माध्यम से कौन देश का नागरिक बन सकता है? जो पिछले 14 वर्ष में से 11 वर्ष भारत में रहा हो, भारतीय मूल का ना रहा हो, है ना, और संविधान के प्रति आस्था रखता हो, अनुसूची 8 के किसी एक विषय का जानकार हो, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए शर्त यह है कि पिछले जो है 14 वर्ष में से भारत में 11 वर्ष हो रहा हो, फिर उसको जो है देशीकरण के माध्यम से नागरिकता के लिए वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो भारत का नागरिक है, कभी भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। अरे क्यों नहीं किया जा सकता है? केवल जन्म के आधार पर नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, बाकी देशीकरण, पंजीकरण, क्षेत्र संविष्टि, है ना, और वंश के आधार पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो 3 गलत कर दीजिए, यहां से 3 हटा, केवल सी, डी इज राइट आंसर, ठीक है ना।
चलें आगे। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस देश में दोहरी नागरिकता है? तो किस देश में दोहरी नागरिकता है? तो अमेरिका में। कहां पर है बाबू? अमेरिका में। ऐसे स्विट्जरलैंड में भी है, तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इन देशों में जो है दोहरी नागरिकता है। ठीक है, चलें आगे। एक कब का क्वेश्चन है? एमपीपीसीएस का आसान क्वेश्चन है। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से नागरिक के कौन अर्जन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो नागरिकता के अर्जन के लिए, नागरिकता के अर्जन के लिए कौन? तो नागरिकता के अर्जन के लिए सीधी सी बात है कि जो संसद है, वो संसद को अनुच्छेद 11 के माध्यम से ये पावर मिलती है कि संसद क्या करती है, नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित कानून का निर्माण कर सकती है। तो अपनी जो पार्लियामेंट है, ये जो है पूरी तरह अधिकार रखती है, ये सक्षम है। ठीक है ना, चलें आगे। यहां पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बाबू, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नागरिकता अधिनियम 1955, क्या? नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के, यहां कह रहा है एक पॉइंट, की पॉइंट्स है, भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो समझना जरा, हमने दो प्रकार की नागरिकता बताई थी। एक नागरिकता हमने बताई थी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता, क्या? पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता, और दूसरी नागरिकता बताई थी देशीकरण के माध्यम से नागरिकता। एकदम ध्यान से इसको सुनिएगा। जो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता है, ये भारतीय मूल के लोगों के लिए है। किसके लिए? भारतीय मूल, मतलब कि किसी समय इनके दादा दादी, नाना नानी, पर जो भी है, मातामा पितामा वगैरह वगैरह, है ना, अगर एक किसी समय भारत के नागरिक थे और एक जाकर के विदेशों में विदेशी नागरिकता ले लिए हैं, विदेशी नागरिकता, तो इनकी जो संतानें होंगी, इनकी संतानें ये भारतीय मूल के कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? भारतीय मूल के कहलाएंगे। और भारतीय मूल के कहलाएंगे जब इनको इंडिया ये आते हैं, तो इनको इंडिया बहुत अच्छा लगता है, भारत बहुत अच्छा लगता है। तो ये सोचे हम भारत की नागरिकता क्यों ना ले लें। तो भैया इनके लिए शर्त है कि एक काम करिए, आप 7 वर्ष क्या रहिए, भारत में रहिए। ये भारतीय मूल के लोगों के लिए। लेकिन मान लेते हैं कि किसी अमेरिकी के द्वारा इंडिया आया गया और वो बनारस गया घूमने, तो वहां का पान ससुरा वो चबाया ना, तो पान उसको बड़ा अच्छा लगा और लगा कि नहीं, भारत में ही रह करके पान चबाना मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा और मेरी जो जिंदगी होगी वो बड़ी अच्छी कटेगी। तो वो क्या किया कि कोई अमेरिकी है, भारतीय मूल का नहीं है, कोई ब्रिटिशर्स है, भारतीय मूल का नहीं है, कोई फ्रांसीसी है, भारतीय मूल का नहीं, पुर्तगाली है, भारतीय मूल का नहीं, इटालियन, भारतीय मूल का नहीं, अगर वो आता है तो उसको किसके माध्यम से नागरिकता प्राप्त करनी होगी? देशीकरण के माध्यम से नागरिकता। तो उसको पिछले 14 वर्ष से पंजीकृत होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? 14 वर्ष से नॉमिनेट होना पड़ेगा। और इस 14 वर्ष, जैसे मान लीजिए 2000 में आया, तो 2000 में आया 2014 तक, कहां तक? 2014 तक, ठीक है ना, ये 14 वर्ष। और फिर इस 14 वर्षों में टोटल 11 वर्ष ये भारत में ठहरा हो, मतलब नहीं बिचवा बिचवा में जाता रहता है, अपना थाईलैंड जाएगा, अमेरिका जाएगा, वगैरह वगैरह, अपने बिजनेस के पर्पज से, एजुकेशन या किसी पर्पज से। लेकिन इसकी कह रहा है कि उपस्थिति टोटल 11 वर्ष होनी चाहिए 14 वर्षों में से। और जब ये रजिस्ट्रेशन करवाए, तो रजिस्ट्रेशन के पिछले जो है 1 साल से जो है उपस्थित लगातार रहना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें, ये देशीकरण के माध्यम से नागरिकता, तो इसके लिए अंतिम जो शर्त है वो 11 वर्ष की है। अब यहां पर देखना जरा, तो ये कितना हो जाएगा? 7 वर्ष भारतीय मूल के लिए। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आसान क्वेश्चन पूछा गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद कब पारित किया गया? समझना जरा, ये सीएए की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात कर रहा है। अब इसको जो है कब कब पारित किया गया? एक तो 9 दिसंबर, आपको डेट याद रखना है, 9 दिसंबर को लोकसभा में पारित किया जाता है। फिर 11 दिसंबर को एक कब पारित किया जाता है? राज्यसभा में, अपना जो अपर हाउस है वहां पर पारित किया जाता है। फिर 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा मुहर लगा दी जाती है। मतलब कि एक क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो ये कह रहा है कि संसद में कब पारित किया गया, और संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो यहां पर लोकसभा, राज्यसभा में अंतिम रूप से 11 दिसंबर को पारित किया गया। अब यहां पर आप देख लें कि कब पारित किया गया, तो 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। क्लियर? चलें आगे। यहां पर देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, हमने बताया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में क्या था, सीएए में क्या था कि भाई 31 मार्च, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से यहां पर 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग आए हैं यहां पर। अच्छा, तीनों देशों में, तीनों मुस्लिम देश, और यहां पर आपको ससुरा मक्खी कहां से आ गई भाई, यहां से जो है, अगर यहां पर बहुसंख्यक कौन होंगे? मुसलमान होंगे।
जैसे अपने यहाँ हिंदू मुसलमान है ना, हिंदू जो है बहुसंख्यक है, वैसे वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे, तो वहां पर अल्पसंख्यक कौन होंगे? तो अल्पसंख्यक यहां पर जो है हिंदू होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, जैन होंगे, बौद्ध होंगे, पारसी होंगे। कौन होंगे बाबू? पारसी होंगे। ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, अल्पसंख्यक समूह के लोग अगर ये भारत आते हैं कब? 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो इनको भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अब यही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना? क्या कह रहा है? अच्छा, हमने बताया था क्या कि 11 वर्ष ठहरना जरूरी है ना? इनके लिए इस सीए में क्या किया गया था? कहा गया कि 5 ही वर्ष अगर ये ठहरे हुए हैं तो इनके लिए नागरिकता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा। बांग्लादेश अवैध प्रवासियों को हटाना, नहीं ये गलत मारिए। वास्तविक भारतीय नागरिकता की पहचान करना, नहीं, वास्तविक भारतीय नागरिकता की पहचान किससे की जाती है? तो एनपीआर से की जाती है। किससे की जाती है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से, और एक होता है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, इससे भी की जाती है। ठीक है, दोनों जहां से पता चल सकता है। फिर विदेशियों द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ की जांच करना, नहीं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। तो यहां पर जो बहुसंख्यक मुसलमान हैं उनके द्वारा माना जाता है कि जो अल्पसंख्यक 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं इनका उत्पीड़न हुआ होगा, अगर ये भारत आते हैं तो इनको नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति से नागरिकता प्राप्त करने की रीत नहीं है? यहां पर कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने की रीत नहीं है, तो हमने 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की थी। ए जो है जन्म के आधार पर नागरिकता, ए अधिनियम 1955 में। दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, और चौथा है देशीकरण के आधार पर नागरिकता, और पांचवा है क्षेत्र संविष्टि के आधार पर नागरिकता। तो यहां पर देख लीजिए, वंशानुक्रम बात सही है, पंजीकरण बात सही है, राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, क्षेत्र संविष्टि बात सही है, विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता गलत काटिए इसको, ठीक है ना? एक कब का क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस का ही क्वेश्चन होगा। फिर मिडनाइट फोकस टर्मिनल, ये सब क्या दे दिया है? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है? भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार, तो हमने पूछा था आपसे कि नागरिक कौन होगा पहले वाले क्लास में, तो तमाम उसमें राइट्स बताए थे कि अगर ये योग्यता या ये अधिकार कोई रखता है भारत का निवासी तो वो देश का नागरिक होगा। अब इसमें देखना, भारत के निर्वाचन में मताधिकार, तो कोई मताधिकार तभी कर सकता है जो वो देश का क्या हो, नागरिक हो, विशिष्ट अधिकार है नागरिकों का। फिर राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना, तो भाई कोई भी हमारे देश का नागरिक राष्ट्रपति तभी बन सकता जब देश का नागरिक हो, ठीक ना? राष्ट्रपति तभी बन सकता। 3 योग्यता होती है ना, देश का नागरिक होना, 35 वर्ष आयु होना, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना, ये राष्ट्रपति की योग्यता होती है। क्लियर? कहां पर योग्यता है? अनुच्छेद 58 में इसकी योग्यता का जिक्र किया गया है। चलें आगे। फिर सार्वजनिक रोजगार में समानता, सार्वजनिक रोजगार में समानता, एक चीज समझना जरा आप कि हमारा जो नागरिक है, हमारे जो नागरिक हैं उनको कुछ प्रकार के जो फंडामेंटल राइट है केवल अपने नागरिकों को ही उपलब्ध करवाए जाते हैं, विदेशियों को नहीं। जैसे एक तो आपको अनुच्छेद क्या मिलेगा 15, दूसरा अनुच्छेद 16, तीसरा अनुच्छेद 19, चौथा अनुच्छेद 29 और पांचवा जो है अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारत के नागरिकों को मिलता है, विदेशियों को नहीं। अब इसमें एक ऑप्शन आपको दिया है यहां वाला 16 वाला, और 16 में क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के अवसर की समानता, मतलब कि सरकारी नौकरियों में या सरकारी रोजगार में अवसर की समानता। तो ये आपको अनुच्छेद 16 से उठा लिया है क्वेश्चन, ठीक है ना? तो आपका तीनों होगा, क्या होगा? तीनों। तो डी इज राइट आंसर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिक हो? अभी चिल्ला करके हमने बताया 15, 16, 19, 29 और 30। देख लीजिए कहां है 15, 16, 19, 29, 30। तो सी इज राइट आंसर, ठीक है ना? तो ये आपका टोटल क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।